नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा है आप लोग सब स्वस्थ होंगे। पिछले कक्षाओं में पढ़ाए गए सभी काव्य आपको समझ में आए होंगे और आज हम आपके लिए एक नया काव्य खंड से एक नया पाठ, एक नई कविता लेकर आए हैं। पर्वत प्रदेश में पावस। और पर्वत प्रदेश में पावस, इस कविता के जो कवि हैं, लेखक हैं, वो हैं सुमित्रा नंदन पंत जी। और पंत जी की बहुत सारी कविताएं आपने पिछली कक्षाओं में भी पढ़ी है। तो कविता को पढ़ने से पहले और भावार्थ जानने से पहले हम देख लें कि पंत जी का जीवन परिचय क्या है। पंत जी का जीवन परिचय देखते हैं। 20 मई 1900 को उत्तराखंड के कौशाम्बी अल्मोड़ा में सुमित्रा नंदन पंत जी का जन्म हुआ और बचपन से ही इन्हें काव्य और कविताओं से बड़ा ही लगाव था। छोटी उम्र में ही ये काव्य लेखन और बोलना सीख गए थे। बचपन से ही कविता लिखना आरंभ कर दिया था और स्कूल में 7 वर्ष की अवस्था में इन्हें कविता लेखन के लिए पुरस्कार दिया गया। 1915 के बाद इन्होंने स्थायी रूप से साहित्य सर्जन करना प्रारंभ किया, जिसमें इन्होंने गद्य भी लिखा और काव्य रचना भी की। छायावाद के प्रमुख कवि के रूप में सुमित्रा नंदन पंत जी जाने जाते हैं। वैसे तो महादेवी वर्मा भी छायावाद की प्रमुख कवयित्री रही हैं और साथ ही सुमित्रा नंदन पंत जी भी, ये दोनों ही छायावाद के प्रमुख कवि के रूप में जाने जाते हैं। बच्चों, छायावाद एक हिंदी साहित्य की एक विधा है, एक टेक्निक है। तो छायावाद एक प्रमुख एक तरीका है काव्य को लिखने का। तो सुमित्रा नंदन पंत जी और महादेवी वर्मा दोनों ही छायावाद के प्रमुख कवि के रूप में जाने जाते हैं। पंत जी के काव्य में प्रकृतिवाद व रहस्यवाद स्पष्ट रूप से झलकता है। यानी पंत जी की जो ज़्यादातर कविताएं हैं वो प्रकृति पर और प्रकृति के रहस्य को सुलझाने में आपको प्रतीत होती होंगी, क्योंकि इनका जो काव्य है वो ज़्यादातर प्रकृति पर ही आधारित है। मार्क्स यानी कार्ल मार्क्स और गांधी जी के विचारों से ये काफ़ी प्रभावित थे। साथ ही अरविंद दर्शन यानी महर्षि अरविंद के शिक्षा के क्षेत्र में जो दर्शन है और काव्य के क्षेत्र में जो दर्शन है उससे ये काफ़ी प्रभावित हुए और उनका प्रभाव, अरविंद दर्शन का जो प्रभाव है वो इनके काव्य में स्पष्ट रूप से झलकता है। प्रारंभ में उदय शंकर संस्कृति केंद्र से ये जुड़े आजीविका के रूप में। उसके बाद इन्होंने आकाशवाणी के परामर्शदाता के रूप में कुछ समय तक काम किया। 1961 में भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण सम्मान से अलंकृत किया। हिंदी में मिलने वाला ज्ञानपीठ पुरस्कार के प्राप्तकर्ता ये पहले थे, यानी पहला हिंदी साहित्य में ज्ञानपीठ पुरस्कार सुमित्रा नंदन पंत जी को ही मिला है। इसके अलावा 1960 में कला और बूढ़ा चांद साहित्य के लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी नवाजा गया। उसके अलावा भी इन्हें काफ़ी सारे पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। इनकी जो प्रमुख कृतियां हैं वो हैं वीणा, पल्लव, युगगामी, गाम्या, स्वर्ण किरण और लोकायतन। ये इनके प्रमुख काव्य संग्रह हम देखते हैं। तो इस पाठ में जो हम पढ़ने जा रहे हैं, पर्वत प्रदेश में पावस। पावस का अर्थ है वर्षा यानी बादल, वर्षा ऋतु। यानी यहाँ पर पर्वतीय प्रदेश की वर्षा ऋतु का वर्णन हम इस काव्य में देखेंगे और देखेंगे कि किस तरह से पर्वतीय प्रदेश में वर्षा ऋतु का प्रारंभ होता है और वहाँ पर कैसा दिखाई देता है। इस कविता में जो हम पढ़ेंगे उसके बारे में हम थोड़ी सी सामान्य जानकारी ले लें। बच्चों, हम सभी जब फुर्सत के पलों में होते हैं या छुट्टियां बिताने की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले हम सोचते हैं कि हम किसी हिल स्टेशन पे जाएं या किसी पहाड़ी क्षेत्र पे जाएं। और क्योंकि हम सभी को पता है कि वहाँ का जो प्राकृतिक सौंदर्य होता है वो अनुपम होता है। वहाँ का सौंदर्य सबको शांति प्रदान करता है। ऊंचे ऊंचे पहाड़, झरने, नदियाँ, हरियाली, ये सबका मन खुश कर देता है। तो जब भी हम छुट्टियां मनाने की प्लानिंग करते हैं तो सबसे पहले कोई हिल स्टेशन या पहाड़ी क्षेत्र हमारे दिमाग में आता है। और क्यों ना आए, क्योंकि वहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य होता ही बड़ा अनुपम है। यहाँ पर इस कविता में पंत जी ने पर्वतीय प्रदेश की प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन किया है
और पंत जी की जो भाषा शैली है बड़ी ही अनोखी और निराली है। पंत जी की कविता को पढ़ने पर अक्सर ऐसा लगता है कि हम दीवारें तोड़कर सीधे उसी स्थान पर पहुंच गए हैं जहां के बारे में हम पढ़ रहे हैं। इस कविता की भी यही खासियत है। महाप्राण निराला ने तो पंत जी के लिए कहा भी है कि जो उनकी कविता की जो भाषा शैली है वो अपने आप में एक अनोखी है और स्पेशल है, क्योंकि उनकी जो कविता जब हम पढ़ते हैं तो दीवारें तोड़कर हम उसी स्थान पर पहुंच जाते हैं। इस कविता में भी देखते हैं कि क्या हम पर्वतीय प्रदेश में पहुंच पाते हैं या नहीं। तो बच्चों देखते हैं कि पर्वतीय प्रदेश में पावस कविता के माध्यम से पंत जी प्रकृति के बारे में क्या बताना चाहते हैं और विशेषकर पर्वतीय प्रदेश की वर्षा ऋतु के बारे में क्या बताना चाहते हैं, क्योंकि पाठ का नाम ही है पर्वतीय प्रदेश में पावस यानी वर्षा ऋतु। पावस ऋतु थी पर्वत प्रदेश, पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश। पंत जी ये कहना चाहते हैं कि पावस ऋतु थी यानी वर्षा ऋतु थी और पर्वतीय प्रदेश था। पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश, और प्रकृति पल पल अपना वेश अपना रूप बदल रही थी। यानी यहाँ पर पंत जी का कहने का तात्पर्य है कि पर्वतीय प्रदेश था और वर्षा ऋतु थी और पल पल प्रकृति अपना वेश बदल रही थी। अर्थात कभी अचानक से बादल घुमड़ आते, कभी तेज वर्षा होने लगती, तो कहीं तालाब में पानी भर जाता और कहीं सुंदर फूल खिल जाते, कहीं अचानक से धूप निकल आती और कहीं कोहरा छा जाता। तो ये सारे परिवर्तन हमें पल पल प्रकृति अपना जो वेश है अपना रूप है वो बदलती रहती है, खास करके पर्वतीय प्रदेशों में। मेखलाकार पर्वत अपार, मेखलाकार यानी करघनी के आकार की पहाड़ी ढाल। करघनी के आकार की पहाड़ी ढाल का मतलब है इस तरह के जो पर्वत होते हैं, आपने देखे होंगे पर्वत इस तरह के आकार के होते हैं, तो ये जो ढाल होता है इसे कहा गया है करघनी के आकार का पहाड़ी ढाल। तो इसलिए इसको कहा गया है मेखलाकार पर्वत अपार। पल पल परिवर्तित प्रकृतिवेश, मेखलाकार पर्वत अपार यानी चारों ओर मेखलाकार यानी करघनी के आकार का पहाड़ी ढाल फैला हुआ है। अपने सहस्त्र द्रग सुमन फाड़, यानी जो पर्वत है पर्वतों पर सहस्त्र द्रग यानी हजारों पुष्प रूपी आंखें फाड़ कर ये हमारी ओर देख रहा है। पर्वतीय प्रदेश की बच्चों ये विशेषता है कि वहाँ पर पर्वतीय प्रदेश में अक्सर वर्षा ऋतु में बहुत सारे असंख्य फूल खिल जाते हैं और वो फूल देखने पर दूर से ऐसे लगते हैं जैसे पहाड़ों की आंखें हों। तो इस तरह से दूर से देखने पर वो जो पुष्प हैं वो हमें आंखों के रूप में दिखाई दे रहे हैं। अवलोक रहा है बार बार, और दूर से देखने पर ऐसा लगता है कि जो पुष्प रूपी आंखें हैं वो हमें निहार रही हैं। अवलोक रहा है बार बार, नीचे जल में निज महाकार, और ऐसा लग रहा है कि जो पर्वतीय प्रदेश में जब बारिश होती है तो जो तलहटी होती है, विशेषकर जो पर्वत होता है पर्वत के नीचे जो तलहटी होती है उसमें चारों ओर क्या बन जाता है, दर्पण तालाब सा बन जाता है। जैसे ये पर्वत है बच्चों और पर्वत के नीचे यहाँ पर गोलाकार ये यहाँ पर इकट्ठा हो जाता है पर्वत के चारों तरफ, तो ये दर्पण सा इसको बताया है, दर्पण के समान दर्पण सा फैला है विशाल। यानी कि यहाँ पर ये बताया है कि जो पर्वतीय प्रदेश में जब वर्षा ऋतु होती है तो पर्वतों के नीचे की तरफ पानी इकट्ठा हो जाता है। वो पानी इतना स्वच्छ और साफ होता है कि उसमें अंदर के एक एक कंकड़ और पत्थर बिल्कुल साफ दिखाई देते हैं। तो उस पानी को दर्पण के समान इसलिए कहा है क्योंकि उसमें पर्वतों की प्रतिछाया और पुष्पों की प्रतिछाया बिल्कुल साफ दिखाई दे रही है। तो इन्होंने कहा है कि अवलोक रहा है बार बार, नीचे निज जल में निज महाकार, यानी कि जो पर्वत है उसमें वो अपने हजारों पुष्प रूपी आंखों से उस दर्पण में अवलोक रहा है, देख रहा है। जिसके चरणों में पड़ा है ताल, दर्पण सा फैला है
विशाल, यानी पर्वतों के चरणों में फैले विशाल तालाब की ओर पर्वत और उस पर उगे हजारों पुष्प रूपी आंखें अवलोक रही हैं, देख रही हैं। तो यहाँ पर इन पंक्तियों के माध्यम से पंत जी ने कहा है कि पावस ऋतु थी, पर्वत प्रदेश था और पल पल प्रकृति अपना वेश बदल रही थी। पहाड़ों पर हजारों पुष्प रूपी आंखें पर्वत के नीचे फैले विशाल जलराशि को, जिसे दर्पण के समान कहा है, उसमें अपने आप को निहार रही थी। यानी पर्वत के नीचे बने तालाब में पर्वत और फूलों की प्रतिछाया बिल्कुल साफ दिखाई दे रही थी। तो ये वर्णन प्रकृति का और पावस ऋतु का किया है। अगली पंक्तियों में देखते हैं कि पंत जी क्या कहना चाहते हैं। पंत जी ने कहा है कि गिरी का गौरव झरझर, गिरी का गौरव गाकर झरझर, मद में नस नस उत्तेजित कर, मोती की लड़ियों से सुंदर, झरते हैं झाग भरे निर्झर। यानी कि यहाँ पर ये बताया गया है बच्चों कि जो पर्वतीय प्रदेश हैं इनमें जो झरने बहते हैं, वो झरने बहने की आवाज जो होती है झरझर की, वो आवाज वास्तव में पर्वतों का गुणगान होता है। यानी कि गिरी का गौरव गाकर झरझर, यानी जो पर्वतीय प्रदेश में जो झरने बहते हैं वो झरझर की आवाज करते हैं। वो आवाज झरझर की आवाज नहीं है, बल्कि वो पर्वतों का गौरवगान कर रहे हैं। तो बच्चों, क्या पर्वत वास्तव में गौरवशाली होते हैं जिनका कि गुणगान किया जाए? हाँ, पर्वत वास्तव में गौरवशाली होते हैं, क्योंकि पर्वतों से हमें बहुमूल्य खनिज पदार्थ, चारागाह, उपयोगी दवाइयां, जड़ी बूटियां, बहुमूल्य लकड़ी, इमारती लकड़ी और पता नहीं कितने प्रकार के खनिज पदार्थ हमें पर्वतों से प्राप्त होते हैं। तो पर्वतों के बिना तो जीवन संभव ही नहीं है। और आप जानते हैं कि जितनी भी नदियां हैं वो सब पर्वतों से ही निकलती है। इसलिए वास्तव में पर्वत हमारे लिए गौरवशाली होते हैं और हिमालय इसका उदाहरण है। तो कह रहे हैं कि तो गिरी का गौरव, यानी जो झरने बहते हैं झरझर की आवाज करते हैं, वो झरझर की आवाज नहीं, वो पर्वतों का गुणगान करते हैं। तो गिरी का गौरव गाकर झरझर, मद में नस नस उत्तेजित कर। और जब हम झरने देखते हैं, प्रकृति में चारों ओर हरियाली है, झरने देखते हैं, उनकी आवाज सुनते हैं, तो हमारे मद में यानी नस नस में उत्तेजना का संचार होता है, खुशी का संचार होता है। मोती की लड़ियों से सुंदर, झरते हैं झाग भरे निर्झर। और वो जो झरने हैं वो दूर से दिखाई देने पर ऐसे लगते हैं जैसे मोती की लड़ियां गिर रही हो, क्योंकि जो झरने होते हैं वो झाग से भरे होते हैं। तो बच्चों, घर में भी आपने देखा होगा कि जब हम टैप को खोलते हैं, नल को खोलते हैं, तो उसमें झाग निकलते हैं, तो दूर से पानी बिल्कुल हमें बिल्कुल सफेद नजर आता है। ऐसे ही पर्वतीय प्रदेश में भी जब वर्षा का पानी इकट्ठा हो जाता है पर्वतों के ऊपर, वो झरने के रूप में बहता है, तो वो झाग से भरा होता है। और दूर से देखने पर जो झाग है वो बबल्स के रूप में गिरता हुआ दिखाई देता है। इसलिए यहाँ पर कवि ने कल्पना की है कि वो झाग नहीं है, बल्कि मोती की लड़ियां हैं, यानी मोती जो है वो गिर रहे हैं। तो मोती की लड़ियों से सुंदर, झरते हैं यानी बहते हैं, झाग भरे निर्झर, झाग से भरे झरने। ये हमारा यहाँ पे खत्म होता है कि पर्वतों, जो झरने हैं वो पर्वतों का गुणगान करते हैं, और दूर से दिखाई देने पर जो झरने हैं वो मोती की लड़ियों से दिखाई देते हैं। गिरिवर के उर से उठ उठकर, गिरिवर यानी पर्वत, पर्वत के उर से यानी पर्वत के हृदय में उगे ऊंचे उठे वृक्ष। अब आप बताएं कि जब मैदानी भाग होता है तो मैदानी भागों पर वृक्ष उगे होते हैं। अब पहाड़ी क्षेत्र में वृक्ष कहाँ उगे होंगे? पहाड़ी क्षेत्रों के ऊपर पर्वत उगे होंगे। इसलिए कहा है कि गिरिवर के उर से उठ उठकर, यानी पर्वतों के ऊपर उगे ऊंचे उठे वृक्ष, यानी पर्वत के हृदयों पर उगे ऊंचे उठे वृक्ष, उच्च आकांक्षाओं से तरवर। पहले तो पर्वत ऑलरेडी इतना ऊंचा है, उस पर्वत के ऊपर और वृक्ष और ऊंचाई पे दिखाई दे रहे हैं। तो कहा है कि पर्वत के हृदय पर ऊंचे उठे वृक्ष, उच्च आकांक्षाओं से तरवर। ये तरवर, ये पेड़ मनुष्य की उच्च आकांक्षाओं की तरह ही ऊंचे हैं। मनुष्य की आकांक्षाएं भी बड़ी ऊंची हैं, उसे क्या क्या करना होता है, तो जो आकांक्षाएं हैं, इच्छाएं हैं, वो भी काफी ऊंची होती है। तो यहाँ पर पर्वतों पर उगे वृक्षों की ऊंचाई की तुलना
मनुष्य की उच्च आकांक्षाओं से की गई है। और झांक रहे हैं नीरव नभ पर, और ये वृक्ष दूर से देखने पर ऐसा लगता है क्योंकि चारों ओर बादल है और ये पर्वत है, पर्वतों के ऊपर पेड़ है, और दूर से दिखाई देने पर ऐसा लगता है कि पर्वत बिल्कुल बादलों में धंसे हुए हैं, बादलों को आकाश को बिल्कुल छू रहे हैं। तो है झांक रहे नीरव नभ पर, ऐसा लग रहा है कि पर्वत ऊंचे आकाश में झांक रहे हैं। अनिमेष अटल कुछ चिंता पर, अनिमेष यानी एक टक आकाश को देख रहे हैं, अटल बिना हिले डुले और कुछ चिंता में मग्न हैं। चिंता में मग्न इसलिए हैं कि उन्हें लग रहा है कि ये बादल कहाँ से आए और इनमें बिजली वाली जो बिजली है वो कहीं हम पे ना गिर जाए। तो इस तरह से हमने इस कविता में देखा यहाँ तक कि जो वृक्ष हैं उनकी तुलना मनुष्य की उच्च आकांक्षाओं से की गई है, और पर्वत पर उगे ऊंचे ऊंचे वृक्ष बिना हिले डुले एक टक अटल चिंता में मग्न आकाश की ओर देख रहे हैं, और वो चिंतित हैं कि आकाश में ये बादल कहाँ से आए और ये बिजली कहाँ से आई, ये बिजली कहीं हम पे ना गिर जाए। आशा बच्चों आपको ये इतना भाग कविता का समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, शेष अगली कक्षा में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।